एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर्स, कितने क्वेश्चंस में से हम काउंट करने वाले हैं। तो 73 क्वेश्चंस में से, क्योंकि हम 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं, तो 2019 से 2022 तक अगर हम काउंट करें 73 क्वेश्चंस में से 49 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा कम इसलिए, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस काउंट नहीं किए हैं। 81 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो उन क्वेश्चंस को इन 49 क्वेश्चंस में काउंट नहीं किया है। हाँ, वैसे जो टोटल 94 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं इन सब की बात करूं, या 73 क्वेश्चंस की बात करूं, तो इन 73 क्वेश्चंस में क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चंस भी है, N+L रूल वाले भी है, आफो प्रिंसिपल, इन सब के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर उस पार्ट को मैंने टोटल क्वेश्चन में काउंटेड है, लेकिन जो 49 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, वो 49 क्वेश्चंस में मैंने उनको काउंट नहीं किया है। गॉट इट। अब ये जो 49 क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो यहां पर 49 क्वेश्चंस का कुछ ब्रेकअप आप इस तरह से देख सकते हो। ये 24 क्वेश्चंस अलग है, टोटल हो जाएंगे 73। इनको अगर हटा देते हैं तो रफली अगेन 70%, मुझे लगता है कि हर एक चैप्टर में हमने 70% क्वेश्चन जो है, 70% क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए, मतलब 70% पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और 8 चैप्टर्स हमने लिए हैं। 8 चैप्टर्स में अगर आप मैक्सिमम काउंट करोगे तो 8 आवर्स लगे हमें। 8 आवर्स में 70% पीवाईक्यूज, यानी एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा अगर आप ढंग से करो इन सबको, तो एक दिन भी आपका पूरा नहीं जाता। ठीक है, आराम से थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चंस करें तो एक दिन का टारगेट है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री के 70% पीवाईक्यूज हो जाएंगे। इसमें अगर हम चेक करें तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन है 4, बोहर मॉडल पर 7, और स्पेक्ट्रम, वैसे ये कंबाइन कर सकते हो आप बोहर मॉडल और स्पेक्ट्रम, फिर भी मैंने इनको अलग अलग रखा है। तो बोहर मॉडल पर 7 क्वेश्चंस, बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस कि रेडियस कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, बामर सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, थर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक ही फॉर्मूला hc/λ, एक फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो होता है hc/λ या hν, उसी पर क्वेश्चंस हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर एक जगह कर रहे हो बट तैयारी 2 जगह की हो रही है। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी आते हैं। डी ब्रोगली से, बोहर मॉडल से, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए तो इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है भाई, वेटेज डबल है, यानी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आता है तो एक क्वेश्चन कम से कम, मुझे लगता है, मैंने फिजिक्स के डेटा को बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर पोर्शन से डेफिनेटली आता होगा। उससे ज्यादा आ सकता है लेकिन कम तो नहीं आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंजर इक्वेशन, रेडियल एंड एंगुलर नोड, क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स वाले सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल इन द सेंस कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, एल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, तो वो मैंने यहां पर काउंट की हैं, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सभी पर आते हैं। देखिए, रेडियल एंगुलर नोड पर भी क्वेश्चन आते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन के कर्व प्लॉट करने पर भी क्वेश्चन आते हैं। इन सब की थ्योरी देखो, आप में से अगर जिस पोर्शन में डाउट हो वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेक्चर्स अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये पोर्शन आसान है। बहुत सारी जनता श्रोडिंजर इक्वेशन, रेडियल और एंगुलर नोड को छोड़ देती है। तो यहां पर आपको ये आसान पार्ट है, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ध्रुव आचार्य फिजिकल केमिस्ट्री मिला के 6-7 क्वेश्चन हर साल, मुझे फिजिक्स का आइडिया नहीं बट इतने नहीं हो सकते ध्रुव, चेक करना पड़ेगा। लेक्चर्स कहां मिलेंगे बेटा? लेक्चर्स अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर भी मिलेंगे, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एके सर। उस पर भी कुछ लेक्चर्स बहुत पुराने हैं लेकिन रखे हुए हैं, पुराने लेक्चर्स है लेकिन रखे हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कशन वाले मोड पर आते हैं। तो 49 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जो कि 2019 से लेके 2022 में जेईई मेंस में पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। ये पहला टाइप है, इसके 4 क्वेश्चन है। ये टाइप 1 आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी टाइप 1 का है, थर्ड क्वेश्चन भी टाइप 1 का है, फोर्थ क्वेश्चन भी टाइप 1 का है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है। यहां पर अच्छा डेटा दे रखा है इन्होंने, वेवलेंथ दे रखी है 63 नैनोमीटर, जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम ऑफ ए मेटल ए। आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ। देखिए, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है
एच सी अपॉन लेमडा हम यूज करते हैं। समटाइम्स कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज करते हो, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा। हाँ, अब ये जो लेमडा यहां पर वो किस में पुट होगा, नैनोमीटर में, तो यहां से एनर्जी किस यूनिट में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। कन्वर्जन आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दी, जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुतों को पता भी है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें, किलो जूल पर मोल, तो ये वैल्यू लगभग आती है 96.48 किलो जूल पर मोल। ये कैसे किया, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रफली ये वैल्यू आ जाती है। तो ये भी डेटा बहुत जगह जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल पर एटम, उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एवोगैड्रो नंबर से। बट इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी डेटा, बहुत प्यारे डेटा दे रखे हैं, ये कह सकता हूं बहुत अच्छे डेटा दे रखे हैं। एच की वैल्यू 6.63, वैसे एग्जैक्टली होती 6.626, ठीक है, यहां 6.63 दे रखा है। -34 सी 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लेमडा 663 इंटू 10⁻⁻9। लेकिन ये किस में आएगी, ये जो आंसर आएगा वो आपका आएगा जूल में, लेकिन पर एटम है, तो पर मोल अगर चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। और किलो जूल में चाहिए तो किससे डिवाइड कर देना, 1000 से। ठीक है, ओके। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने। ये थोड़ा सा चेंज आप कह सकते हो, लेकिन यहां पर भी पहले तो आपको एक फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, hc/λ। ये एक फोटोन की एनर्जी कहलाती है। अब आपको ये बताना है कि पर कितने फोटोन्स एमिट होंगे, लेकिन टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। ये पावर क्या होती है पता आपको, पावर का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी पर सेकेंड एमिट करेगा। लेकिन राइट नाउ पावर कितनी है, 1 मिली वॉट, यानी 10⁻³ वॉट, और इसका मतलब है 10⁻³ जूल पर सेकेंड। तो इन 0.1 सेकेंड्स कितनी एनर्जी एमिट होगी, तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10⁻⁻4 जूल। इतनी एनर्जी पर सेकेंड एमिट हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, फोटॉन्स के थ्रू। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, hc/λ। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड के लिए क्या करने वाले हो, एनर्जी, टोटल कितनी एनर्जी पर सेकेंड एमिट हो रही है, डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, hc/λ। यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों जूल में होने चाहिए। अब वो आपको देखना है। तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया क्या किया हमने। मान लो एक बल्ब 60 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है और एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, तो 60 जूल एनर्जी एमिट करने के लिए वो कितने फोटोन एमिट करेगा, 6। तो एनर्जी टोटल कितनी एमिट कर रहा है, डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। एनर्जी टोटल कितनी एमिट कर रहा है, 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, hc/λ। आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बोहर मॉडल पर आ जाते हैं। बोहर मॉडल के देखिए फॉर्मूले याद होने चाहिए, पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। बोहर मॉडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है यहां पर। बोहर मॉडल के फॉर्मूले आपको, रेडियस देखिए, जो यहां पर बोहर ने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड कर दिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एक और इक्वेशन हम क्या, बोहर ने क्या सजेस्ट की थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होगा, kZe²/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें, एक टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लिख सकते हैं ½ माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं -kZe²/r। और वैसे इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है -kZe²/2r। ये कैसे आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा और फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला, n²h²/4π² kZe²m, जिसमें सभी कांस्टेंट्स की अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 0.529 n² by z
एंगस्ट्रॉम। इस 0.529 एंगस्ट्रॉम को बहुत बार हम फर्स्ट बोहर रेडियस भी बोल देते हैं, बोहर रेडियस भी बोला जाता है, जिसे ज्यादातर क्वेश्चन में हम ए नॉट लिख देते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है, 2.188 इंटू 10⁶ z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। उसके बाद टोटल एनर्जी, अच्छा चाहो तो इसका भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो एम और इसकी टर्म में। तो यहां पर 2π/kz² अपॉन NH आता ही है। और फाइनली टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2π²k²z² e⁴m अपॉन n² h²। ठीक है, तो यहां पर इसको भी अगर हम वैल्यूज पुट करें -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती। ये सारे फॉर्मूले जो बोहर मॉडल से रिलेटेड है वो सारे मैंने लिख दिए। वैसे फॉर्मूले कुछ और भी होते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे टाइम पीरियड, जिसे हम कहते हैं कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, नहीं उल्टा लिख दिया, 2πr अपॉन v, ये टाइम पीरियड हो जाता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। फिर हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं कि 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए अच्छी तरह से, हाँ या ना, याद है सबको बहुत अच्छी तरह से। अब इस क्वेश्चन में तो आई थिंक कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूला लगाने से आंसर अपने आप आ जाएगा, खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। लिथियम +2 के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी N की वैल्यू 2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है, एक डेटा दे रखा R3 एक R4, खत्म। यहां पर भी डिफरेंस का रेशियो निकालना है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालो, किसके लिए, लिथियम के लिए, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकालो, और फिर हीलियम +2 के लिए भी थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकालो। हाँ जी, तो ये तीनों क्वेश्चन टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं, 2020 में पूछा गया, 2022, ये वापस 2020, ये टाइप 3 पर आ गया। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें रेडियस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वेलोसिटी वाले पर नहीं आया, रेडियस वाले पर जरूर आया है। अब हम आ जाते हैं एनर्जी वाले पार्ट पर, टोटल एनर्जी वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 z² अपॉन n²। जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी क्योंकि माइनस साइन है, तो z की वैल्यू बढ़ने पर एज z इंक्रीजेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, और n जैसे जैसे बढ़ेगा टोटल एनर्जी बढ़ेगी। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को देख सकते हो, हाइड्रोजन से लिथियम जाने पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो हाँ, हाइड्रोजन से लिथियम जाने पर Z की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी की वैल्यू कम होगी। दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट भी आप इसी तरह से देख सकते, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सही बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एनर्जी कम होगी, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि Z बढ़ने पर उसी सब शेल की या उसी शेल की एनर्जी कम होती है। तो असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये भी क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला ही था। देखो एक टाइम पर जेई में भी, जेई एडवांस में भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते थे, बाद में उन्होंने तो बंद कर दिया, बट जेई मेंस में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में मेनली तकलीफ कहां होती है, मैं आपको बता दूं, जब आंसर ए होता है तब ये डिसाइड करना कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और n। जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी स्पीड कम होगी, यानी जैसे जैसे आप ऑर्बिट से दूर जा रहे हो स्पीड कम होती जा रही है, ऑर्बिट से दूर जा रहे हो स्पीड कम होती जा रही है। z की वैल्यू बढ़ने पर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको बताना है। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
तो वेलोसिटी हमें पता है z अपॉन n के प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी इनटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनलिटी में वही रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सी वाला स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था f, ये 1 अपॉन टाइम पीरियड का इनवर्स हो जाता है, तो v अपॉन 2 पाई r, v जो होता है z अपॉन n के प्रोपोर्शनल, राइट, और r जो है n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के प्रोपोर्शनल। इस आंसर में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो यहां मिस प्रिंट है या ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आंसर ए सी डी दिख रहा है। और इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही, तो ये गड़बड़ है, ये स्क्वायर होना चाहिए, शायद देखना पड़ेगा, है ना, मे भी मिस प्रिंट हो सकती, नहीं तो ये सी आंसर नहीं आएगा, नहीं तो फिर ये सी आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट, तो यहां पर के आर की वैल्यू पुट करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी जो है जेड और आर एन स्क्वायर होना है, तो एन स्क्वायर बाई जेड का स्क्वायर, तो जेड क्यूब अपॉन एन की पावर 4, तो ये तो सही है साहब, ये ट्रू है, ठीक है ना। तो वो मिसप्रिंट डिपेंड करेगा, आंसर सी होगा या डी होगा, ठीक है। हाँ जी, याद होने, अच्छा ये याद है सारे फॉर्मूले आप लोगों को, बताइए। चलो मतलब ऑप्शन गलत है ना ये, अब ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा। ओनली ए क्यों होगा बेटा, ओनली ए का मतलब है कि बाकी सारे गलत, तो वो तो बी ऑप्शन गलत हो गया ना। याद किए फिर भूल गए, फिर याद करो बेटा, ये तो नेचुरल चीज है, बहुत बार चीजें हम याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। यहां पर टोटल एनर्जी का एक तरह से फॉर्मूला दे रखा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ ये ध्यान रखना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी हुई, 3, बिल्कुल सही कहा, ये गड़बड़ ना हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट दैट मींस एन इक्वल्स टू 3, फॉर्मूला लगा देना, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टाइप 4 पर आ रहा हूं, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर वैसे बहुत मॉडल ही है, पूछा जा रहा है कि 900 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो बताइए कौन सी सीरीज को ये बिलोंग करेगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो लाइमन सीरीज की जो रेंज होती है ना, वो 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। फिर बामर की अगर हम बात करें, तो रफली ले रहा हूं मैं, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 65 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज तक कुछ आती है। मतलब अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ है तो वो लाइमन और बामर में तो नहीं आएगी, पास्चन में आएगी। यहां पर वेवलेंथ जो है वो 9000 एंगस्ट्रॉम है, तो वो ना तो लाइमन की हो सकती है ना बामर की हो सकती है, ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब उसके बाद आपको चेक करना है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बामर के जस्ट बाद देखो 6565, तो चांसेस किसके बनते हैं, पास्चन के। अब पास्चन में भी इन्होंने एक नहीं 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो, फॉर्मुला लगा सकते हो। यहां पर फॉर्मुला कौन सा लगाएंगे, वेवलेंथ वाला, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो 1 अपॉन लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या है, एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व, n1 नीचे वाला n2 ऊपर वाला। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको दे रखी है, जो दे रखी है वो नियर बाय आप यूज कर लो। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, ये भी कोई बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1 अपॉन, या तो ये वैल्यू याद रखो, या 1 अपॉन आर एच की वैल्यू याद रख सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम।
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ता है, तो आर एच के बजाय आप 1/RH की वैल्यू याद रखो, विच इज 912 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ज्यादातर आंसर आप एंगस्ट्रॉम में ही निकालते हो। ठीक है, और यहीं से हम ये भी कहते हैं कि बामर सीरीज के जो रेडिएशंस होते हैं वो विजिबल में लाई करते हैं, विजिबल में लाई करते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता दूं, बहुत एग्जैक्टली बोला जाए तो बामर की भी सारे रेडिएशन विजिबल में नहीं करते हैं, उसकी केवल पहली 4 लाइन यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 यही विजिबल में लाई करती है। उसके बाद वाली जो लाइंस होती है वो विजिबल में लाई नहीं करती है, ध्यान रखना, क्योंकि विजिबल की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये 3600 एंगस्ट्रॉम ये विजिबल की रेंज में नहीं आती। बट नॉर्मली हम बोल देते हैं कि चलो बामर सीरीज के रेडिएशन विजिबल में लाई करते हैं। रिडबर्ग इक्वेशन वाला फॉर्मूला, वेवलेंथ, यहां पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर लेवल में आता है या लोअर से हायर लेवल में जाता है, या तो वो फोटोन एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वेवलेंथ आप रिडबर्ग इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, और उसकी वेवलेंथ हम बोहर मॉडल से भी निकाल सकते हैं। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला बोहर मॉडल से आया है, एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, ये दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस है। और ऐसा ही एक फॉर्मूला रिडबर्ग इक्वेशन से भी आया है, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पर इसकी यूनिट जो राइट नाउ अभी तक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी यूनिट क्या होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप आर एच किस यूनिट में पुट करते हो। अगर वो एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम, या उस तरह से आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। फॉर्मूले, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, अब आप देखना लाइन से ऐसे ही क्वेश्चन है, लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है कि उस सीरीज की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होती है जब वो इनफाइनाइट से जंप करके नीचे आता है। जैसे लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन क्या होगी, इंफिनिटी टू 1, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी, इंफिनिटी 2 to 1। ये लाइमन सीरीज के लिए होगी। कैलकुलेशन है, रिडबर्ग इक्वेशन लगा के रेशियो निकालना है। लाइमन सीरीज के लिए पहले डिफरेंस निकालो फ्रीक्वेंसी का, और ये ध्यान रखना 1/λ को आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट T/λ, हाँ या ना। केवल फॉर्मूले लगाने हैं आपको, केवल फॉर्मूले लगाने हैं। अगर सही सही तरह से रिडबर्ग इक्वेशन याद है, वैल्यू पुट कर दो, बस ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी। कभी वर्ड फ्रीक्वेंसी यूज होता है तो कभी वर्ड वेवलेंथ यूज होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ जो फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो लास्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम होगी, हाँ या ना। आगे बढ़े, हो जाएगा। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ मतलब इंफिनिटी से। बट अब यहां ये नहीं पता कि इंफिनिटी से 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है या 3 में आ रहा है। तो ये जो लास्ट लाइन है वो किसकी है नहीं पता, बट उनका रेशियो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ये अगर आपको रेशियो चाहिए 9 तो 1/λ आर एच जेड, ये वाली टर्म तो रेशियो लेते वक्त कैंसिल आउट हो जाएगी। लाइमन सीरीज की बात करें तो ये 1 माइनस इंफिनिटी, ये लाइमन सीरीज के लिए हो गया साहब, ठीक है। पास्टन के लिए बात करें, बामर के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, आर एच जेड स्क्वायर, बामर सीरीज के लिए 2 का स्क्वायर विच इज 4, 1/2 स्क्वायर इंफिनिटी। अब इस तरह से लाइमन, बामर, पास्टन सबके लिए लिखते जाओ। देखो किस केस में रेशियो 1:9 आ रहा है, वैसे समझ में आ रहा है 1:9 कैसे आएगा। 1:9 के लिए आपको क्या करना है, लाइमन, बामर, पास्टन, पास्टन में 3 का स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो उससे भी समझ में आ रहा है कि लाइमन और पास्टन का जो रेशियो है वो 1:9 के आसपास होगा, ठीक है। पावर टेक तुम्हारा कमेंट पड़ा बट शेयर होते हैं यार, इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ शेयर होती है भाई, तुमने देखी नहीं होगी, तुम्हें नहीं मिली होगी। नेक्स्ट फिर से रेशियो निकालना है, लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो। अच्छा मैं और बोल दूंगा, ठीक है। ये भी थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ है इसीलिए समझ में नहीं आता कि क्या करें। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी हायर लेवल से 8th लेवल से एनएफ में जा रहा है, यानी
फाइनल लेवल जो है वो 8 से नीचे है, एमिशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, तो जो एन फाइनल है वो वैल्यू 8 से कम है। तो यहां पर आपको क्या बताना, वेव नंबर विच इज नथिंग बट 1 बाय लेमडा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, जो फाइनली नीचे वाला लेवल, यहां ऊपर वाला लेवल है 8th और नीचे वाले लेवल को n फाइनल लिखा जा रहा है, तो ये नीचे वाला लेवल है n फाइनल माइनस इसका स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब कर्व किसके बीच में प्लॉट करना है, इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, आर एच के बराबर, और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, आर एच के बराबर होगा। थोड़ी लैंग्वेज अजीब है इसकी, लैंग्वेज अजीब है, यहाँ एन फाइनल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ एन फाइनल लिखा है, यहाँ N2 लिखा है, एन ही लिखा केवल, तो वो कंफ्यूज करता है कि यार ये एन फाइनल अलग है, एन अलग है, क्या है, जबकि सीधा सीधा यहाँ इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। 8 टू एन जंप कर रहा है, 8 टू एन जंप कर रहा है, अब बताओ क्या होगा, खत्म। ये इनिशियल फाइनल लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फ्रॉम 8th लेवल टू nth लेवल। अब क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, इसको काट के 8th टू nth लेवल कर लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इसमें दो ऑप्शन तो देखो बड़े आसान है। बामर सीरीज की बात हो रही है, तो बामर सीरीज के लिए n1 तो कितना होगा 2, तो ये तो हो गया ट्रू। लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा कब होगी, जब 3 से 2 का जंप होगा, तो ये भी हो गया ट्रू। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो ट्रू है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन, क्योंकि सेकंड और थर्ड होने चाहिए, इसमें सेकंड थर्ड है, इसमें सेकंड थर्ड है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। अब आपको किसको और देखना है, लेकिन अभी भी आंसर निकालना मुश्किल काम है। देखो बेटा, अभी इससे आंसर, क्योंकि दो ऑप्शन आए, अब आपको देखना है फर्स्ट और फोर्थ। ये लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, बहुत सही तरह से कंक्लूड करना अभी भी मुश्किल है। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, लाइन इन दी सीरीज कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब वो मिक्स होती जाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता है, जैसे जैसे अब हम दूर जाते हैं, एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहां पर अगर आप स्पेक्ट्रम में लाइनें देखोगे ना, तो जैसे ये लाइन है, इससे इसकी एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन सेकंड और थर्ड की एनर्जी का डिफरेंस कम है, तो वो एक दूसरे के ज्यादा पास होगी। फोर्थ और थर्ड और एक दूसरे के ज्यादा पास होगी, फिफ्थ और थर्ड फोर्थ और पास में होगी। यानी जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी सबसे, इसकी ज्यादा, फिर इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी ज्यादा, ज्यादा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, इसे यूं कह दो एनर्जी बढ़ रही है। अब आप इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, एक दूसरे के पास आते जा रहे, ऐसे कन्वर्ज होती जा रही, कन्वर्ज होती जा रही है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि 10th लेवल से फर्स्ट लेवल, या 10th से सेकंड और 11th से सेकंड, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होगा। 10th से जंप होके सेकंड में आया, 11th से जंप होके सेकंड में आया, तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होगा, ये दोनों लाइंस कन्वर्ज हो जाएगी। तो इन दैट सेंस ये भी ट्रू हो गया। अब ये थोड़ा अजीब सा ऑप्शन, आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। अब वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस से थोड़ा अजीब सा है, घुमा फिराया जाए तो हो भी सकता है, लेकिन अब ये तो पता है कि ये तो ऑप्शन सही है, तो परफेक्ट आंसर क्या है, ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आ जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर बताना है कि कौन सा कर्व सही है। मुझे लग रहा है कि कर्व्स कुछ गलत बना दिए गए हैं यहां पर, ये कर्व्स में सभी में y एक्सिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जस्ट अ मिनट, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, और ये भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी या फोटो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, फोटो इंटेंसिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नहीं, मैंने गलत, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जैसे ही उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना स्टार्ट होगा। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से पर डिपेंड करती है, लेकिन कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये पोर्शन गलत हो गया यहां पर, ये सही है बिल्कुल। और यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जबकि ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक ही फॉर्मूले पर है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। और ये काइनेटिक एनर्जी को आप और कैसे रिलेट कर सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां कैलकुलेशन है भाई, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है, आपको वेलोसिटी दे रखी है, वर्क फंक्शन निकालना है, एम दे रखा है, वी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सब दे रखा है, आपको ये वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन इसमें भी यही करना है आपको, वेवलेंथ दे रखी है, थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एच सी बाय लेमडा की वैल्यू दे रखी है, एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये न्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है, स्पीड, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा अभी आंसर कुछ हाइड नहीं हो सकते, वो आंसर से क्या आप कैलकुलेट करके देखो ना, तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम ये चेक करो। आंसर 5 आता है नहीं आता, तुम फॉर्मूले तो लिखो, सॉल्यूशन तो नहीं लिखा मैंने यहां पर, यू जस्ट चेक कि तुम्हारा आंसर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन में फिर भी हो सकता है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, यू जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट इट कि तुम्हारा 2.1 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, आ क्या रहा है वो चेक तो करो। आंसर इसलिए दे रखा है कि हाँ आपके पास आंसर है, ये आपको पता है, कैलकुलेशन करो, उस पर ज्यादा मत सोचो। तुम कैलकुलेट करके ये आंसर लेके आओ, आंसर क्या दे रखा है वो भूल जाओ, गलत है मान लो, तुम निकालो आंसर, क्या तुम्हारा आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहां पर भी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। मिनिमम एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी विच इज एच न्यू नॉट, इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल लो, उतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, 7 क्वेश्चन हैं जो कि एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये सातों। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहां पर एक चीज दे रखी है, एज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो वर्क फंक्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, वर्क फंक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, और काइनेटिक एनर्जी को या तो आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन में हमें मोमेंटम दे रखा है, तो आप इसे पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर मैं रिलेट करूं तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, बस इतना सा आपको करना है। पहले मोमेंटम p था, बाद में 1.v, तो लेमडा का रेशियो निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर थे। अब आ जाते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूले अगर मैं लिखता हूं तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली ने क्या कहा, जैसे लाइट की 12 नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन की भी 12 नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, तो वो जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी। अब इसी फॉर्मूले को आप एच अपॉन 2m के ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी फॉर्मूले को हम 2m
QV कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसको QV V पोटेंशियल से उसे एक्सेलरेट किया है। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना ये केवल किसके लिए लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, ये किसी भी पार्टिकल के लिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, Ke। इसके अलावा 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, ये बहुत क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 2 पाई r सर्कमफ्रेंस जो है लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। r को मैं क्या लिख सकता हूं, a नॉट अपॉन n स्क्वायर बाई z, n लैम्डा, n से n कैंसिल आउट हो गया तो 2 पाई a नॉट n अपॉन z। ये किसी बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ये किसी बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी, वेवलेंथ भी बढ़ेगी। यानी फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर अगर आप जाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डबल हो जाएगी। फर्स्ट से फोर्थ में जाओगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो वेवलेंथ 4 टाइम्स हो गई, n की वैल्यू भी 4 टाइम्स हो गई, वेवलेंथ 2 टाइम्स हो गई, n की वैल्यू भी 2 टाइम्स होगी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। क्वेश्चन इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, दोनों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये टाइप 7 वाला जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं H/2m/Ke वाला, लिथियम और प्रोटॉन की बात हो रही है। लिथियम और प्रोटॉन, इनका मास का रेशियो दे रखा है, मास का रेशियो दे रखा है, दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इक्वल्स टू H/√2m/Qv। V सेम है लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, Q दोनों का अलग अलग है, ठीक है। M और Q का रेशियो निकालना है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना है। लगभग सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, यहां पर अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, दोनों की वेवलेंथ बराबर, तो लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, मतलब m1v1 इक्वल्स टू m2v2। वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, मास का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आसान क्वेश्चन है। ये सब डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। यहां पर h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने लिखा था p²/2m, राइट। और p इक्वल्स टू क्या होता है, h/λ, h/λ तो p² h²/λ², mv को p लिख दिया। तो यहां पर आप चाहो तो प्रोपोर्शनलिटी है, उल्टा करके लिख सकते हो, उल्टा करके लिख दो, इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर लेना। ये कौन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये उसकी वेवलेंथ, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और इसको रिलेट करना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू H/4π। मोस्टली क्वेश्चन करते वक्त हम इक्वलिटी वाला साइन यूज कर लेते हैं, इक्वलिटी वाला साइन यूज कर लेते हैं। देखो सुहानी जी, डायरेक्ट PYQs पर जाओगे तो मुश्किल काम। पहली बात, थोड़े नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब जाके PYQs पर आओ। बेसिक नोट्स पढ़ो, फिर PYQs पर आओ, फिर PYQs में कुछ डाउट आता है तो वापस नोट्स को रेफर करो। और आप बहुत दिनों से आ रहे हो यहाँ पर क्लास में, मैं देख रहा हूँ आप रेगुलर हो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो डाउट है आप ये इतने दिन नहीं निकलने चाहिए। हर ये ध्यान रखना, बेसिक चीज नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नोट्स नहीं पता, नोट्स का आइडिया नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बेसिक चैप्टर का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन करते वक्त पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। इसमें अगेन मोमेंटम को m/v लिखा जा सकता है, तो H/4πm। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डेल्टा एक्स निकालना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, देखो ये एरर इन एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एक ही बात है, एरर बोलो अनसर्टेनिटी बोलो एक ही बात है। तो यहां पर एरर इन वेलोसिटी कितनी है, 90 तो इसकी स्पीड थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि 5% की एरर, तो 5% की एरर मतलब 5/100 इक्वल्स टू h की वैल्यू पुट कर देना 4π। यहां सबसे भारी गड़बड़ होती है, यहां सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं,
हम m को ग्राम में पुट कर देते हैं, m ग्राम में नहीं किलोग्राम में पुट होगा, मतलब इंटू 10 की पावर माइनस इंटू 10 की पावर -3। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करोगे, ध्यान रखना ऐसा यूनिट में मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती है। तो ये स्पेशली याद रखना, कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं बचा यहां पर, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां पर भी अगेन स्पीड दे रखी है, एरर दे रखी है, ध्यान रखना परसेंटेज है तो 0.02 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 6 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 4πm। डेटा सारा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सारे डेटा दे रखे हैं, लेकिन हमें याद भी होनी चाहिए। फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना, यहां पर भी आपको फॉर्मूला ही लगाना है। नेक्स्ट, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में कर्व प्लॉट करना आना चाहिए, ये कर्व किसका कहां से होगा वो पता होना चाहिए। 1s, तीन तरह के कर्व हम प्लॉट करते हैं, तीन तरह के कर्व हम प्लॉट करते हैं। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस आर, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस आर, ठीक है। दूसरा आर स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरा 4πr², कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर। इन तीनों में डिफरेंस है भाई, पहले ये समझ में आना चाहिए। और अब आप सोचो कि मैं 2-5 मिनट में आपको बता दूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मुश्किल काम है। बट ये तीन तरह के कर्व्स आप लोड करते हो, इंपॉर्टेंस जो है वो इन दोनों कर्व्स की है, इन दोनों कर्व्स की है। यहां पर छोटी सी चीज मैं बता दूं कि ये जो कर्व है ये क्या बताता है, किसी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ध्यान रखना, श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जाई होता है ये दो पार्ट होता है, रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट। और एंगुलर पार्ट जो होता है वो थीटा और फाई का फंक्शन होता है। दिस इज रेडियल पार्ट जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये एंगुलर पार्ट है। तो राइट डाउन जो हम ज्यादातर कर्व प्लॉट करते हैं, इन्होंने इतना सही लिखा नहीं यहां पर, वैसे इनको यहां पर लिखना चाहिए। केवल किसकी बात हो रही है, रेडियल पार्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये जो कर्व हम प्लॉट करते हैं रेडियल पार्ट का ही कर रहे हैं। एस में तो कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, बट पी के केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, पी के केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा बहुत क्लियरली लिखा जाए, या एक ही डायरेक्शन में सोचो तब ठीक है, ताकि एंगुलर पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगुलर पार्ट को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और अगर एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदलोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो आर की जगह जाई लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह जाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कर्व्स का आइडिया होना चाहिए। राम भक्त बेटा यहां बोलने से नहीं काम चलेगा, या मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि 5 मिनट में तुम्हें श्रोडिंगर समझा दूंगा। श्रोडिंगर समझना है तो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 2 लेक्चर लगेंगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 लेक्चर्स देखते हो फिर उन पर कुछ क्वेश्चंस करते हो तभी वो श्रोडिंगर समझ में आएगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचो कि सर आधे घंटे में बस बता दो श्रोडिंगर, तो नहीं होगा, वो रटना पड़ेगा, और एग्जाम में जाके क्या याद रहेगा वो कुछ नहीं पता चलेगा, वो कुछ भी नहीं पता चलेगा। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला याद है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नहीं भी समझ में आता तभी हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन हो सकते हैं। डी ब्रोगली नहीं समझ में आया, क्वेश्चन हो सकते हैं। बोहर मॉडल के फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल तो है नहीं कि फॉर्मूला लगा दो, अब उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। यहां पर शॉर्टकट कुछ नहीं लगा सकते। तो ये 3 तरह के कर्व है, जहां पर ये हमें पता है, ये जितनी बार यहां कट करता है ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स है। अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को 0 और इंफिनिटी के अलावा अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो 1 रेडियल नोड, 2 बार कर रहा है तो 2 रेडियल नोड, 3 बार कर रहा है तो 3 रेडियल नोड। यहां पर ये एक बार कट कर रहा है इसलिए 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड किसमें होता है, 2s, इसमें 2 रेडियल नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n-l-1। 2p का कर्व, 2p में वैसे एक भी रेडियल नोड नहीं होता है, वो गलत है। और 2p का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 2p का जो कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यहां पर मैं थोड़े जल्दी से कर्व प्लॉट कर लेता हूं, कैपिटल आर वर्सेस आर, ये 1s का कर्व है, ये 2s का कर्व है, ये 3s का कर्व। ये अगर आप आर स्क्वायर के लिए कर्व प्लॉट करोगे तो ये तो वैसे ही रहेगा। ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये वाला जो कर्व है वो कुछ इस तरह से जाएगा, आर स्क्वायर 1s 2s 3s, राइट। और थर्ड वन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर वाले कर्व्स की अगर हम बात करें
ये कर्व थोड़ा अलग होता है। मैं केवल कर्व्स प्लॉट कर रहा हूं। वन एस, 2s, 3s। बेटा ये क्लास जो है ना पर्टिकुलरली जेई मेंस के डिस्कशन की क्लास है, तो आप इधर उधर कुछ भी पूछोगे तो उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्लास में आए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज के लिए आए हैं, तो इस क्लास में वही डिस्कशन होगा। तो जो भी अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं ना कि अदर देन दिस वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं मिलने वाला। इसी तरह से आपको बाकियों के लिए भी कर्व प्लॉट करने पड़ेंगे। तो केवल मैंने 1s, 2s, 3s के लिए कर्व प्लॉट किए। अच्छी बात क्या है, अगर p के लिए किया जाए तो p के लिए ये 2p का भी है, 3d का भी है, ये 3p 4d। इस तरह से आप कह सकते हो। ये r स्क्वायर का कर्व है, r स्क्वायर। चलो मैं r का पहले प्लॉट कर देता हूं। तो यहां पर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव में जाएगा। 3p 4d, ठीक है। और चाहो तो एक और बनाना चाहो तो ये हाइट कम होती जाती है, 4p 5d, हाइट कम होती जाती है। आर स्क्वायर का अगर कर्व प्लॉट करोगे तो ये वाला कर्व तो ऐसे ही रहेगा, बट इसमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर के कर्व प्लॉट करोगे, ये कर्व चेंज नहीं होंगे, बट यहां पर हाइट जो है वो बढ़ने लग जाएगी। हाइट डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग। ये सारे कर्व्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं। ये वन सबके लिए, 2p उसके लिए। अब इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पर इन्होंने आर लिखा है, यहां पर इन्होंने आर लिखा है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। वही मैं आपसे पहले कह रहा था कि यहां पर भी इनको ये लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा तरीका होता है। ये देखिए यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर, ये अभी मैंने कर्व बना दिया है। ये सारे कर्व मैंने बना दिए हैं, अगर आप देखोगे आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जैसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, एक्सेप्ट इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है क्या नेगेटिव हो सकती है। तो देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर वाली टर्म आती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फॉल्स। 1s ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल के लिए कर्व के साथ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज आर स्क्वायर या जाई स्क्वायर, ये इनफाइनाइट पे जाके ही जीरो होती है। तो कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल, नहीं, इट कैन नेवर बी जीरो। 2s ऑर्बिटल के लिए जीरो हो सकती है, क्योंकि 2s ऑर्बिटल के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जीरो हो सकती है। तो कैन नॉट बी जीरो, नहीं, ये भी फॉल्स है, जीरो हो सकती है। 1s के लिए जीरो नहीं हो सकती, बट 2s के लिए, 3s के लिए रेडियल नोड जहां होगा वहां जीरो होगी, वहां जीरो होगी, ये ध्यान रखना। इट कैन बी जीरो फॉर 3p ऑर्बिटल, बिल्कुल 3p ऑर्बिटल के लिए ये जीरो हो सकती है, बिकॉज 3p ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व कुछ ऐसा आएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये केवल जाई का कर्व है, प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाई स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर जब करोगे तो मैग्नीट्यूड से मतलब रखो, तो इस पॉइंट पर भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और इस पॉइंट पर भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर ए एंड सी, ए एंड सी, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो मैक्सिमम है। ये टाइप 10 वाले क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। टाइप 10 वाले क्वेश्चन फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी बोला जाता है, तो n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड जिसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोला जाता है, इक्वल्स टू n। तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, टोटल नोड हो जाएंगे n माइनस वन। अब बताना कि किसमें टोटल नोड 4 हैं, दो दो भी होनी चाहिए। वैसे एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर 4 टोटल नोड है, इसके अलावा बाकी किसी में भी नहीं है। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2। तो डेली आंसर। ये सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। एंगुलर नोड नहीं होना चाहिए, किसमें एंगुलर नोड नहीं होता है, एस ऑर्बिटल में, तो आंसर इन दोनों में से कुछ होगा। और 2 रेडियल नोड, तो इसमें 1 रेडियल नोड है, इसमें 2 रेडियल नोड है, तो आंसर क्या हो गया, 3s। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने,
यू मेक इट व्लॉग्स ITN, जो भी वर्ड नाम है, ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। एस ऑर्बिटल में एक भी एंगुलर नोड नहीं होता है, पी में एक एंगुलर नोड होता है, यानी एक नोडल प्लेन होता है, डी में दो एंगुलर नोड होते हैं, दो नोडल प्लेन आप कह सकते हो। ये यहां पर अगेन एक तरह से ये वैल्यू किसके लिए आ जाती है, एल की वैल्यू 0 तो एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1 तो पी, एल की वैल्यू 2 तो डी, एल की वैल्यू 3 तो एफ। तो ये कौन सा हो गया, 4f। 4f में बताना है नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो 4f में नंबर ऑफ रेडियल नोड 4 - 3 - 1 0। एग्जाम में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जीरो आंसर आ जाता ना तो लगता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा लगता है कि कहीं जीरो आंसर आ रहा है यानी कुछ गड़बड़ की, तो ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है उस टाइम पर, क्या कहीं ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। बट जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जिनके आंसर जीरो आते हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, ये याद रखो। हाँ, उसे डबल चेक करो, उसे डबल चेक करो कि सही में जीरो है या नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगेन नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड अलग अलग बताने हैं, तो फॉर्मूला वापस लगा तो आंसर आ जाएगा। ये क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें एक ही ऑप्शन गलत है, ये यहां पर n की जगह n-1 होना चाहिए, बाकी सही है, सही है, ये भी सही है। हाँ, और L equals to 5, there will be total 9 orbitals. In L equals to 5. 11 आएगा, L equals to 5, क्योंकि नंबर ऑर्बिटल्स टोटल कितने होते हैं, 2l+1 होते हैं, 2l+1 होते हैं, है ना, -l से +l इंक्लूडिंग 0, तो L इक्वल्स टू 5 पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 11 होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। ये आसान आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ दिस वन, ये अगेन आपको बताना है, n की वैल्यू 5 और L की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 1 नहीं है, L है +2। तो अब आप सोचो 5s 5p 5d 5f और 5g, इनमें L की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, तो ये सारे ऑप्शन तो गए। L की वैल्यू इसमें तो 0 ही होती है, इसमें +1 -1 0 होती है, यहां पर होती है, यहां पर हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें L इसकी वैल्यू +2 होगी, 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर D में, +2 +1 0 -1 -2, तो एक ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू इतनी होगी, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा और इसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा, तो टोटल 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ये आंसर से नहीं मतलब है, ऐसा नहीं सर आंसर 3 दिख रहा है, सोचो कौन से होंगे, सोचो, आपका आंसर सही मैच करना चाहिए, आंसर लिखा हुआ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद सोचो कि आपका आंसर 3 कैसे आ रहा है, आपका लॉजिक होना चाहिए कि हाँ इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 और इसमें 9, लेकिन 5 में से एक ही ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू +2 होगी। ये अगेन आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो किस कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, करेक्ट सेट ऑफ, तो देखो ये वैल्यू गलत होगी, ये 3 और ये 3 हो ही नहीं सकता, ये 2 और ये 2 हो ही नहीं सकता, और फर्दर यहां पर देखा जाए तो हाँ अच्छा नंबर्स बताने तो ये दोनों पॉसिबल है, नंबर ऑफ करेक्ट सेट तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा 2। मेरे हिसाब से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। यस, इट्स 12:40 और मुझे लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। इनिशियली 10 मिनट का हमारा डिस्कशन था, तो फिर से कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। किसी ने पूछा वो हाउ टू फाइंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी को ही हम बोलते हैं, टोटल एनर्जी का माइनस कर दो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी का माइनस कर दो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इस तरह से ये हमारी जो सीरीज है, पर्टिकुलरली पीवाईक्यूज वाली सीरीज फॉर जेईई मेंस, ये कंप्लीट होती है, ये सीरीज कंप्लीट होती है। यहां पर एग्जैक्टली तो वैसे टोटल करना पड़ेगा, टोटल मुझे करना पड़ेगा, बट आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाँ हमने इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया है, ये हटा सकते हो, सॉलिड स्टेट डिस्कस नहीं किया है, ये डिस्कस नहीं किया है। आप सोचो उसके अलावा हमने इतने सारे चैप्टर्स
ये सारा डिस्कशन हमने किया है भाई, ये सारे क्वेश्चन में से और इनमें से 70% क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 70% क्वेश्चन, ये जो मैंने मार्क किए हैं उसमें से 70% क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप में से अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो टोटल भी कर सकता है, वो टोटल भी कर सकता है, बट फिर भी मेरा मानना है कि अराउंड 450 500 के आसपास क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। और इसके लिए आप चाहो तो फिर से आप हार्डली, मतलब एक बार फिर से पूरा रिवाइज करो, आप फिर से रिवाइज करो। देखो रिवीजन की जो इंपॉर्टेंस है ना, उसको कभी कम मत किया करो। रिवीजन करना उन्हीं क्वेश्चंस को, उससे एक्यूरेसी बढ़ती है, परफेक्शन बढ़ता है, एक्यूरेसी परफेक्शन बढ़ता है। इन्हीं में से आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, क्या करूं जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या करूं जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो। इन्हीं क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो इन्हीं क्वेश्चंस को पहले करो। देखो एक बार करने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूं। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, आपको दूसरी बार करना पड़ता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, ये नहीं कि हो गया एक्यूरेसी, यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, उसके लिए दूसरी बार करना होता है। हर एक कैटेगरी के एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने बताया, आप एक एक दो दो क्वेश्चन अपने लेवल पर फिर से करो, 70% क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत और अपने लेवल पर एफर्ट्स लगाओ तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेरी बात को याद रखना, कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इन्हीं को वापस से करो। इन क्वेश्चंस में तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सर ये जो क्वेश्चन आपने स्लाइड्स में लगे हैं, इनमें से तो आप मेरे को कुछ भी पूछो मैं कर लूंगा, इनमें से आप कुछ भी पूछो मैं कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुम्हें पहले। सो जो 500 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस अगर ये आ गया ना, तो मैं आपको कहता हूं आप जेई के अंदर आप कम थोड़ी क्वेश्चन किए, आप 500 क्वेश्चन, ऐसे आपको 500 करने नहीं है, आपको 500 करनी है, मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। रफली देखा जाए तो ओनली 100 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। 500 100 से भी कम होंगे तो बस, लेकिन वो 100 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चंस 450 जो भी है उतने क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस देंगे। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ करो, यानी कि यही करना है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, वो आप अपने तरीके से करो। मजा आया? तो चलिए इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर हमारी सीरीज है वो यहीं पर आके कंप्लीट होती है। देखते हैं आगे कुछ और थॉट्स आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो जिससे सीरियसली आप लोगों का फायदा होगा, वही सीरीज यहां पर मैं लेके आऊंगा। देखिए मुझे आप लोगों का टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि हाँ कि आप लोगों का टाइम खराब हो, तो यहां पर आप आओ क्लास में अगर बैठो तो आपका टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, अच्छी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बातें कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, हाँ सर मजा आ रहा है। अरे मजा नहीं करना बेटा, हमें मार्क्स चाहिए होते हैं, मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मार्क्स कैसे आएंगे वो पता होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे यूट्यूब पर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, अरे गलत बोल रहे हैं भाई, गलत बोल रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। बस उन्हें क्या लगता है कि मेरे को लग रहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे बोल रहे हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो? मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा हूँ कि यार मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे नहीं लग रहा भाई, मुझे तो ये डेटा दिख रहा है, सीधा सीधा मुझे ये डेटा दिख रहा है। मैं उस डेटा के बेसिस पर बोल रहा हूं कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है। ये डेटा मैंने नहीं बनाया है, ना मेरे हाथ में है, और ना मैं कुछ बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकता हूं। बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं यार वो, बट चेंजेस बहुत ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। जो ट्रेंड चला आ रहा है लगभग उसी को फॉलो किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि किस चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सब यहां पर लिखा हुआ है, वो सब यहां पर लिखा हुआ। और एवरी ईयर आप चेक कर सकते हो, लगभग लगभग इंपॉर्टेंस वही है यार, लगभग लगभग इंपॉर्टेंस जो है ना हर साल वही है, थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो टाइम अभी भी आप इधर उधर खराब नहीं करोगे। आगे के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए कि इन क्वेश्चंस को करो। बचे हुए पीवाईक्यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बचे हुए पीवाईक्यूज। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे, मैंने उनको पहले भी बोला कि O1 की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से कर लो। अगर आप O1 की एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 जिसे हम बोलते हैं, अगर वो आपने अच्छी तरह से कर ली तो जेई मेंस में कहीं नहीं रुकेगी आपकी गाड़ी, कहीं नहीं रुकेगी। सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर होते हैं, तो वो सबसे सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे आज वापस इवनिंग में भी क्लास है हमारी, आज वेंसडे है ना, तो 4:30 पर जो मेरा स्कोर प्रोग्राम चल रहा था उसकी भी क्लास होगी, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं वापस इवनिंग में। थैंक यू, बाय बाय। बट इवनिंग में यूट्यूब पर नहीं मिलूंगा, कंफ्यूज मत हो जाना, वो अपनी कक्षा के प्लेटफॉर्म पर जो क्लास है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सीरीज यहां आके एंड होती। थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस।